ठाव पड़े करता है मिनट बैठे जोत करो भाई सब जना एक बार जो ठाव पड़े के करता है मिनट बैठे रेलवे लाइन वाला भी कर दीजिए भाई सब लोग जटे जटे बैठे रेलवे लाइन वाला तो पहले नीचे आ जाओ लेड़ा हो मार के लेड़ा हो सब नीचे उतरो रेलवे लाइन सब नीचे उतर जाओ एक भी आदमी रेलवे लाइन पर खड़ा नहीं रहेगा सब लोग नीचे आ जाओ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बोलो रावण मल्लीनाथ जी महाराज की बोलो खेमा बाबा की बोलो मेघ जी मारू की बोलो रामसा पीर की बोलो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद सीपी जोशी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी अब जो बोलो वे सब जना भारत माता की जय होगी चलो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश द्वारा आयोजित इस परिवर्तन के संकल्प को लेकर के राजस्थान के 200 विधानसभाओं में आयोजित हो रही इस चतुष्कोणीय यात्रा के तीसरी कड़ी के रूप में जो यात्रा कल बाबा रामसा पीर के पवित्र स्थल से प्रारंभ हुई थी, जैसलमेर से होती हुई फतेहगढ़ से होती हुई शिव और शिव के बाद में आज सायंकाल 3 घंटे देर से आप लोगों के बीच में पहुंची है। लेकिन 3 घंटे तक 3 बजे से लेकर के अभी 4.5 घंटे तक आप लोगों ने इंतजार किया है। मैं आपके धैर्य को और आपने जिस तरह से धीर गंभीर होकर के इस यात्रा का स्वागत किया है, बाड़मेर में जिस तरह से फूलों से स्वागत हुआ और मैं आपके दिल की धड़कन को, दिल में जो प्रेम है उसको महसूस कर सकता था। मैं बाड़मेर के सभी लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं का, सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले उन सब माताओं का और बहनों का जो पिछले चौराहे से, स्टेशन चौराहे से लेकर के यहां तक उस रथ के आगे शगुन देते हुए कलश लेकर के चल रही थी। मैं उन बहनों से मिल नहीं पाया, शायद कहीं कुछ कंफ्यूजन था। वो मंच के पीछे की तरफ से, मंच के आगे की तरफ से आई और हम लोगों को मंच के पीछे की तरफ से लाया गया। मैं उनसे मिल नहीं सका, उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए उन सब बहनों के चरणों में, श्री चरणों में शीश नमन करके प्रणाम करना चाहता हूं, अभिवादन करना चाहता हूं। मित्रों, आज इस विशाल जनसभा में जो ओंकार आज यहां से सजित होगी, वो ओंकार इस वर्तमान की नकारा निकम्मी सरकार को उखाड़ करके फेंकने के लिए एक दिया सलाई का काम करेगी। उस ओंकार के सजग आज इस मंच पर जो बैठे, मैं उन सब का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे साथी, मोदी कैबिनेट में मोदी जी की काउंसिल के मंत्री परिषद के सदस्य, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर के लोकप्रिय सांसद मेरे भाई कैलाश चौधरी जी, मंच पर उपस्थित संसद में हमारे साथी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, मेरे अग्रज, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, मंच पर उपस्थित राजस्थान विधानसभा में जालोर का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय महामंत्री, किसान नेता श्री जगबीर छाबा जी, भारतीय जनता पार्टी जिला परिवार बाड़मेर के मुखिया और ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय स्वरूप सिंह खारा,
प्रदेश मंत्री आदरणीय महेंद्र जी कुमावत, आदरणीय सांवड़ाराम जी देवासी, पूर्व विधायक और बाड़मेर के प्रभारी आदरणीय शंकर सिंह जी राजपुरोहित, मेरे मित्र पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय दिलीप जी पालीवाल, आदरणीय स्वरूप सिंह जी चाटी, आदरणीय ईश्वर सिंह जी, मेरे अग्रज, और जिस पीढ़ी परंपरा से मैं इस सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आया उसमें मेरे पथ प्रदर्शक रहे पूर्व विधायक आदरणीय जालम सिंह जी रावड़ोत, आदरणीय लक्ष्मण जी वडेरा, रतनलाल बोहरा जी, आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष आदूराम मेघवाल जी, जिनके साथ में वर्षों तक मैंने सीमा जन कल्याण समिति में काम किया है, आदरणीय अमृतलाल जी, दीपक जी, आदरणीय जयश्री जी, आदरणीय पृथ्वी जी चांडक, मेरी छोटी बहन डॉक्टर प्रियंका चौधरी जी, आदरणीय आदरणीय मृदुरेखा जी, आदरणीय देवीलाल कुमावत जी, आदरणीय मुस्कान जी मेघवाल, आदरणीय ललित जी बोत्रा, आदरणीय डॉक्टर राधा रामावत जी, राजूदास भील जी, महेंद्र सिंह राजपुरोहित जी, रमेश सिंह इंदा जी, राजाराम भील जी, कालू जहांगीर जी, ईश्वर रायका जी, ईश्वर नवल जी, सुरेश मोदी जी, सवाई सिंह जी राठौड़, डालूराम जी भूकर, संपत सिंह जी भंवरिया, दाऊलाल जी, बोमाराम जी, मांगीलाल जी, केताराम जी जाखड़, मूड़ाराम जी भांबो, मेरे छोटे भाई और छात्र राजनीति में मेरे साथ रहे पीयूष जोशी जी, मिर्चुमल कृपलानी जी, धनराज सोनी जी, मेघराज नैनाराम माली जी और बलवंत सिंह जी भाटी जी। इतना ही लिखा, थोड़ा और लिख देता तो सब नाम ले देता। मैं आप सब मंचस्थ महानुभावों का और मेरे दिल के करीब इन सारे युवाओं का जिन्होंने आज ये ऊर्जावान सभा यहाँ आयोजित की है, उन सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं आप सबका भी एक बार और अभिनंदन करना चाहता हूँ जो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और 4.5 साल से ये राजस्थान में जिस तरह की नकारा निकम्मा सरकार चल रही है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के आज यहाँ उपस्थित आए सभी ऐसे बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, आप सबको बहुत सारा प्रणाम, आप सबका अभिनंदन, आप सबका अभिवादन। मित्रों, 2 तरह की सरकारें देश में काम कर रही। एक ऐसी सरकार है जो सरकार 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में बनी और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के जमाने से देश की जनता के साथ में किए थे, जिस लक्ष्य को लेकर के जनसंघ के जमाने में पार्टी की स्थापना की गई थी, उस जमाने से लेकर के जिस सोच के साथ में भारतीय जनसंघ के समय में दिए को लेकर के कुछ लोग रास्ते पर निकले थे, उसी रोशनी को आगे फैला। और दूसरी तरफ 2018 में किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ छलावा करके धोखा देकर के अस्तित्व में आई हुई ये राजस्थान की कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार। मैं आज आपके सामने कुछ छोटी छोटी तुलनाएं करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय में जो संकल्प था कि जब कभी भी देश की जनता हमें आशीर्वाद देगी, सक्षम बनाएगी, 450 साल से देश की जनता जिस विषय का इंतजार कर रही है, 450 साल तक देश के सभी समाज और धर्म के लोगों ने जिसके लिए कुर्बानी की है, वो भगवान राम का मंदिर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर हम अयोध्या में बनाएंगे। हम लोग नारा लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते। जब हम नारे लगाते थे, हमारी क्षमता नहीं थी, हमारी सरकारें नहीं थी, लेकिन जिस दिन से वो विवादित ढांचा गिरा, उस दिन से जो ऊर्जा उत्सर्जित हुई थी, उस दिन ये तय हुआ था कि जिस दिन देश की जनता हमें आशीर्वाद देगी, हम सौगंध राम की खाते हैं कि मंदिर रामलला का वहां बनाएंगे। तमाम तरह के प्रयास हुए होंगे, तमाम तरह के अवरोध खड़े किए गए होंगे, न्यायालयों में अनेक तरह की चुनौतियां और अवरोध पैदा किए गए, लेकिन देश की जनता ने, आप सबने मोदी जी को आशीर्वाद दिया। आज वो मंदिर बन रहा है और तारीख भी तय हो गई कि जनवरी में हम मंदिर बनाएंगे। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, मोदी जी पहली आरती करेंगे
और हम सब लोग भी 450 साल से जिस संकल्प के साथ में जी रहे थे, तो संकल्प को पूरा करके हम सौभाग्यशाली हैं मित्रों, हम बहुत सौभाग्यशाली। 450 साल तक हमारे पूर्वजों ने जिसके लिए सिर कटाने का काम किया, जिस भगवान राम के मंदिर के लिए, जिस सनातन की संस्कृति को और धर्म को बचाए रखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, हम सौभाग्यशाली है कि हमने जो है 2014 में एक वोट देकर के सही जगह पर एक वोट की चोट करके हमने उस मंदिर को बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आप लोग भागीरथ के जितने पुण्यवान व्यक्ति हैं जिन्होंने देश में इस 450 साल के सपने को पूरा करने का काम किया। जब हम विद्यार्थी थे, स्कूल में पढ़ते थे, उससे लेकर के जब मैं कॉलेज की राजनीति, छात्र राजनीति करता था, उस समय तक हम निरंतर इस बात का नारा देते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। और हम कहते थे कि जो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर सारे का सारा हमारा है। हम नारा देते थे, लोग हमको प्रश्न करते थे कि वो कश्मीर तुम्हारा तो है, लेकिन तुम जाकर के वहां झंडा फहरा सकते हो? जिस तरह के आतंकवाद की तपिश वहां थी, नागौर में किसी भी गांव में चले जाए, एक एक गांव में 2-2, 3-3 सैनिकों के बुत खड़े हुए आपको वहां पर मिलेंगे, जिन्होंने उस कश्मीर में, वो कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग बना रहे, उस कश्मीर को भारत के हिस्से से कोई छुड़ा न सके, उस कश्मीर को भारत से अलग न कर सके, उन आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने खून से उस कश्मीर की माटी को सींचा। ऐसे अनेक लोग राजस्थान में जिनके जो है वो शहीदों की प्रतिमाएं वहां गांव-गांव में ढाणी-ढाणी में खड़ी हो। 40,000 लोगों ने शहादत दी। हमने हमेशा इस संकल्प को देश के सामने दोहराया कि जिस दिन देश की जनता में आशीर्वाद और ताकत देगी, उस दिन देश में इस कश्मीर के माथे पर जो 370 और 35A का कलंक है, हम उसको समाप्त करके रहेंगे। और आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं, मुझे याद आता है कि जब ये कश्मीर पर 370 की धारा हटाने का बिल लाया जा रहा था, तब बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह की धमकियां दी थी। महबूबा मुफ्ती सईद ने कहा था कि अगर कश्मीर के साथ में, कश्मीर की स्टेटस के साथ में छेड़छाड़ की गई, खून की नदियां बह जाएंगी। आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि अगर कश्मीर के साथ में छेड़छाड़ की गई, 35 हटाने का काम किया गया, तो हम कश्मीर का दरवाजा मुजफ्फराबाद की तरफ खोल देंगे। और वो शायद सब लोग ये भूल गए थे कि देश में आतंक की अग्नि फैलाने वाले, देश के कश्मीर में खून की नदियां बहाने वाले और ऐसी गीदड़ धमकी देकर के पत्थर फेंकवाने वाले, वो भूल गए थे कि नाबर्दों की सरकार नहीं है, 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक भी बंदूक की गोली चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी मित्रों, एक भी गोली। और जो वादा हमने देश के सामने के साथ में किया था, चाहे 30 साल लगे होंगे, जब हमको आपने आशीर्वाद दिया, हमने उस वादे को पूरा करने का काम किया। इस देश में गरीबी हटाओ के नारे देकर के अनेक बार सत्ताएं प्राप्त की गई, अनेक बार लोगों ने सत्ताओं का सुख गरीबी हटाओ का नारा देकर के भोगने का काम किया। नेहरू जी ने कहा देश में गरीबी हटाएंगे, इंदिरा जी ने कहा देश में से गरीबी हटाएंगे, राजीव गांधी ने कहा देश में से गरीबी भगाएंगे, नरसिम्हा राव जी ने कहा गरीबी हटाएंगे, मनमोहन सिंह जी ने कहा गरीबी हटाएंगे। गरीबी हटी क्या? देश का गरीब और गरीब होता गया, क्योंकि अभाव में काम करने वाली इन सरकारों ने कभी गरीब की चिंता नहीं की। केवल एक परिवार का पेट भरने के लिए और एक परिवार की तिजोरियां भरने के लिए उन्होंने सारे देश के गरीबों का, करोड़ों करोड़ के गरीबों के भविष्य को स्वाहा कर दिया। हमारा संकल्प था, पंडित दीनदयाल जी ने हमें यह सिखाया था, हमें मार्ग दिखाया था कि जब कभी भी हम ताकत के साथ में सरकार में आएंगे, हम अंत्योदय के मार्ग पर काम करेंगे। देश के संसाधनों का पहला अधिकार देश के गरीब का होगा। मनमोहन सिंह जी कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा। हमने कहा देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के गरीब का होगा। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी का वादा था, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी, लक्ष्य था, उसके तहत हमने काम किया और गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई। हर गरीब को घर मिले, हर घर में गैस का चूल्हा हो, हर घर में शौचालय हो, हर घर में बैंक का खाता हो, ताकि गरीब के हक का पैसा जो है वो बिचौलिए नहीं खा सके। हर गरीब के घर में जो है गैस का सिलेंडर पहुंचे, हर गरीब को जो है समर्थ और जो है सशक्त बनाने के लिए हम काम करें। इस दृष्टिकोण से काम किया। सत्ता के सिंहासन पर, कुर्सी पर आपके आशीर्वाद मिलने के बाद बैठने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, दलित, वंचित, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। और आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं
कि देश के हर घर में शौचालय हमने बनाया, देश के हर घर तक बैंक का खाता हमने पहुंचाया, देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने के संकल्प के साथ हमने काम किया, देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प के साथ में हम काम कर रहे हैं। मैं विस्तार से उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। देश के हर महिला का सम्मान बढ़ाने के लिए हमने अनेक योजनाओं के साथ में काम किया और मित्रों, इन सब योजनाओं के साथ में जो काम किया उसका परिणाम ये हुआ कि नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि मोदी जी के 9.5 साल के शासनकाल में देश में से 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके आज मध्यम वर्ग में आ गए। 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हुए। उन लोगों को गरीब बनाने का पाप जिन लोगों ने किया था अपनी तिजोरियां भरने के लिए, हमने जो वादा किया उस वादे पे खरे उतरते हुए हम देश के गरीब को संसाधनों के साथ का सहयोग दे करके उसके जीवन में परिवर्तन ला करके उसको मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से ऊपर उठा करके बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, इन सब की आवश्यकताओं से ऊपर उठा करके उसको राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बनाने के लिए काम करेंगे। आज उसका जो है परिणाम आज देश के सामने, देश का गरीब अपने आप को सशक्त महसूस कर रहा है। हमने देश के गरीबों से जो वादा किया था उसके साथ साथ में हमने देश की जनता से प्रारंभ से वादा किया था कि भारत के हितों के साथ हम कहीं सुरक्षा नहीं करेंगे। हम आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको 2014 से पहले जिस तरह की परिस्थितियां हिंदुस्तान में थी, कभी बॉर्डर पर जो है सैनिकों के माथे काट करके पाकिस्तान ले जाते थे, कभी बॉर्डर पर बीएसएफ के सिपाही जो आपके बेटे होंगे, आपके परिवार के सदस्य होंगे, किसी किसान का बेटा होगा, मेरा भाई होगा, उसको डंडे पर जानवरों की तरह लटका करके अपने देश में लेकर के जाते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी उससे पहले जब कभी भी ऐसी घटना होती थी, आतंकवादी घटनाएं होती थी, हम सब के हिंदुओं की मानसिकता को कुचलने के लिए हमारे आराध्य देवों के मंदिरों पर इस तरह के बम विस्फोट किए जाते थे। कभी जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर होता था, कभी अक्षर मंदिर पर, अक्षरधाम, और ये निरंतर हमारे मंदिरों पर जिस तरह के बम विस्फोट किए जाते थे, हमको मानसिक रूप से कमजोर करके हमको साइकोलॉजी तोड़ने का पाप ये करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपने बनाई, हमारा वादा था कि हम देश में कभी भी किसी भी हालत में आतंकवाद के प्रति समझौता नहीं करेंगे। आज उसका परिणाम आपके सामने, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की, घर में घुस करके जब नरेंद्र मोदी जी ने मारा और जिस तरह से अभिनंदन को वापस भेजा, उस दिन ये स्पष्ट हो गया कि अब भारत अपने हितों के खिलाफ या भारत की भूमि के, भारत के खिलाफ षड्यंत्र चाहे भारत की भूमि से हो रहा है या दुनिया के किसी दूसरे देश की भूमि से हो रहा है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब भारत सशक्त भारत है, समर्थ भारत। मित्रों, जो वादा हमने किया उन सब वादों को निभाने का काम हमने किया। और दूसरी तरफ ये कांग्रेस की सरकार, आज मैं आपको तुलना करने के लिए एक विषय देना चाहता हूं। ये कांग्रेस की सरकार किसानों से वादा किया था कि हम तुम्हारा कर्जा माफ करेंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, यहाँ इतने किसान बैठे हैं कि आपका कर्जा माफ हुआ? एक भी व्यक्ति मुझे खड़ा होकर के बताए कि उसका कर्जा माफ हुआ। मैं अंधेरे में देख सकता हूं कि आपके हिलते हुए हाथ, मैं अंधेरे में महसूस कर सकता हूं। मुझे राजस्थान में प्रवास करने का अवसर मिलता है, राजस्थान भर में एक भी किसान पिछले 4.5 साल में मुझे ये नहीं मिला जो ये कहे कि मेरा संपूर्ण कर्ज माफ हो गया। 20,000 किसानों की जमीन राजस्थान में नीलाम हो गई। 2,000 से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये 2,000 किसानों की हत्या का पापी कौन है, ये तय आज आपको करना पड़ेगा। युवाओं के साथ में इसी तरह की घटना हुई। युवाओं को कहा कि भाई तुमको 3,500 रुपए भत्ता देंगे। 2019 का चुनाव था, शंकर सिंह जी जब चुनाव चल रहा था उसके थोड़े से दिन पहले गहलोत साहब की सरकार बन गई। मेरा जो जोधपुर में घर है आपने तो देखा, उसके कोने पर एक बैंक। मैं घर से बाहर निकला, बैंक के बाहर जो है 8, 10, 15 युवक खड़े थे। मैंने गाड़ी रुकवाई और मैंने पूछा, भाई आज तुम यहाँ बैंक के सामने क्यों खड़े हो, कोई लॉटरी खुल गई है? तो बोले भाई साहब लॉटरी नहीं खुली है, अशोक गहलोत जी ने कहा है कि हम जो है तुमको 3,500 रुपए भत्ता देंगे, वो बैंक के खाते में आया तो खुलवाने के लिए आए। मुझे भी खुशी हुई, बच्चों को कुछ तो सहयोग मिलेगा। अब कम से कम फार्म भरने के लिए तो जो है घर वालों से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, कोई मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए 100 रुपए का कूपन भरवाने के लिए घर वालों से नहीं लेना पड़ेगा। युवकों को जो है एक संबल मिलेगा, ये मेरे मन में भी एक खुशी थी। चुनाव बीत गए, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। कोई 3-4 महीने बाद में मैं एक बार फिर जोधपुर के प्रवास पर था, घर से बाहर निकला, उनमें से 5-6 बच्चे उस बैंक के सामने खड़े थे। मुझे लगा आज इनके किस्त आ गई हो। मैंने उनसे पूछा
कि भाइयों आज किस्त आ गई, बाहर कैसे खड़े हो? तो कहा भाई साहब किस्त तो नहीं आई, जो पैसे जमा कराए थे खाता खुलवाने के लिए एक एक क्वार्टर में 50 करने के लिए आए, हमको समझ में आ गया कि सरकार हमको कुछ देने वाली नहीं। आपको बेरोजगारी भत्ता देना तो दूर, इस सरकार ने वादा किया था कि हम नौकरी देंगे। आज राजस्थान में किस तरह के हालात इन्होंने पैदा किए। पहला पेपर लीक हुआ, गहलोत साहब का स्टेटमेंट आया कि हम पेपर लीक वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, और दूसरा स्टेटमेंट आया कि इसमें न तो कोई अधिकारी सम्मिलित है और न कोई राजनेता इस लिप्त। दूसरा पेपर लीक हुआ, फिर वही स्टेटमेंट आया। तीसरा पेपर लीक हुआ, फिर वही स्टेटमेंट आया। चौथा पेपर लीक हुआ, फिर कहा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे मनमोहन सिंह जी याद आ गए। जब देश में आतंकवादी घटना होती थी, मनमोहन सिंह जी मौनी बाबा 2-4 बार 10 महीने में एक बार बोलते थे। आतंकवादी घटना होती, बाहर निकलते और बाहर निकल करके मीडिया के सामने बात करते कि हम अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अशोक गहलोत साहब ने भी कहा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर 5वां पेपर लीक हो गया, 6ठा हो गया, 7वां हो गया, 16वां पेपर लीक हुआ। तब तक वो कहते रहे कि इसमें कोई भी अधिकारी और राजनेता सम्मिलित नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन मीडिया के साथियों का, इन्होंने जनता की आवाज को जिस पुरजोर तरीके से उठाया। उसका परिणाम यह हुआ कि 17वें पेपर लीक के बाद में जांच शुरू हुई, और जांच अभी तो 3 कदम चली है। पहले कदम में आरपीएससी का सर्विंग मेंबर राजस्थान में इतिहास बन गया, और सर्विंग मेंबर आरपीएससी का देश में पहली बार हुआ कि वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। लेकिन उसके बाद की कथा क्या थी? अखबार में छपा कि ये बना कैसे था, किसने बनाया था, क्या करके बनाया था, क्या लेकर के बनाया था। आज जिन लोगों ने इस तरह के पाप किए हैं वो आज पहले कदम में बेनकाब हुए। दूसरे कदम जांच आगे चली। इस कांग्रेस सरकार का एक मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति आज जेल के सीखचों के पीछे वो 15 लाख रुपए लेकर के दलाली कर रहा है। अभी तो 3 कदम आगे चलिए। जिस दिन अपनी सरकार बनेगी, मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार दिसंबर 2023 में बनने वाली। और मैं आज आपको इस बाड़मेर की धरती पर, पवित्र धरती पर, रावण मल्लिनाथ जी की धरती पर खड़ा होकर के संकल्प के साथ में कहता हूं, जिस दिन सरकार बनेगी सीबीआई से इसकी जांच कराएंगे। और जांच जिस दिन होना शुरू होगी, ये कड़प लगा करके जो बड़े बड़े सफेद कुर्ते पहन करके घूम रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी के अभी नेता, उनमें से आधे पीछे जाने वाले जेल में। वो आधे से ज्यादा लोग इन पेपर लीक के माफियाओं के साथ में मिले हुए हैं। उनकी भूमिका जिस दिन तय होगी, उस दिन राजस्थान एक नया नजारा दिखेगा। मित्रों, राजस्थान में युवाओं के भविष्य के साथ में जिस तरह से खिलवाड़ किया गया, मैं जानता हूं साधारण परिवार में जन्मने वाले बच्चा जब तैयारी करता कितना मुश्किल होता है। करके अपने अपनी रोटी में से कमी करके अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते, अपने बच्चों को जो है पढ़ने के लिए भेजते, स्कूल पास कराने के बाद कॉलेज में पढ़ने के लिए बाड़मेर में भेजते। बाड़मेर में पास होकर के जब बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है उसकी फीस भरते हैं, कर्जा लेकर के केसीसी के लोन से उसकी फीस भरते हैं, आधा कच्चा पक्का भोजन करके, और वो बच्चा वहां रह करके पढ़ाई करता है। माँ बाप सपने देखते हैं मेरा बेटा थानेदार बनेगा, मेरा बेटा जो है अधिकारी बनेगा, मेरा बेटा सरकार का कर्मचारी बनेगा, हमारी जून सुधर जाएगी। लेकिन होता क्या है, वो पेपर देने के लिए जाता है, रात भर जाग करके पढ़ता है, और जिस दिन पेपर देकर घर आता है उससे पहले पता लगता है कि पेपर तो लीक हो गया, कैंसिल हो गया, अब दोबारा कराना पड़े। और अगर लीक हो जाए उसके बाद में भी सरकार नहीं माने तो पता नहीं पिछले दरवाजे से कितने आकर के भर्ती हो जाते हैं। ऐसे पिछले दरवाजे से भर्ती होने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं कि उनका हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जिन्होंने पिछला दरवाजा खोला था उनका हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसान को खून के आंसू रुलाने वाला और युवाओं के सपनों को बर्बाद करने वाली ये सरकार आपके सामने खड़ी। आपको तुलना करनी पड़ेगी। एक तरफ वो सरकार जो अपने सारे वादे निभाती, दूसरी तरफ किसानों के साथ और युवाओं के साथ वादा करके धोखा करने वाली ये सरकार आज राजस्थान में काम कर। और इन सब से भी ऊपर उठ करके राजस्थान की माताओं बहनों को इन्होंने वादा किया था कि हम तुमको सुरक्षा और सलामती का शासन देंगे। आज राजस्थान के हालात क्या बने? जिस राजस्थान की पहचान पद्मिनी के जौहर से थी, मेरे प्रदेश की माताओं बहनों ने, इस राजस्थान की बेटियों ने, बहनों ने, माओ ने मरने के बाद भी उनके शरीर को कोई कलंकित न कर सके, उनके शील को मरने के बाद में भी कोई भंग न कर सके। उन्होंने जौहर की ज्वाला में जल जाना स्वीकार किया। यह राजस्थान की धरती
जिसमें हजारों हजार माताओं बहनों ने, सब जाति की माताओं बहनों ने अग्नि स्नान किया, जल स्नान किया। सवाई माधोपुर में हमारा अमीर की पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में 16,000 माताओं बहनों ने जल समाधि लेना स्वीकार किया ताकि उनके शील को कहीं अपवित्र कोई न कर सके। उस राजस्थान जिसकी पहचान मीराबाई से थी, उस राजस्थान जिसकी पहचान कर्माबाई के खींचने से थी, उस राजस्थान जिसकी पहचान शौर्य और संस्कृति की धरती से थी, उस राजस्थान को कलंकित करने का पाप किसने किया? इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। अपनी कुर्सी की लड़ाई में जिस तरह से राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर को इन्होंने दरकिनार किया, उसकी तरफ से ध्यान हटाया। राजस्थान में 2 लाख महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार है, 2 लाख महिलाओं के साथ। राजस्थान में हजारों ऐसी बेटियां होंगी जो अबोध बच्चियां थी, जिनको जीवन में दिन भी उन्होंने पूरे नहीं देखे थे। उनके साथ में गैंगरेप किया, 1-1, 2-2 नहीं, 3-3, 4। महसूस करिए, उस बेटी के दर्द को महसूस करिए जिसकी उम्र 22 साल हो, अपने पति के सामने पकड़ करके अलवर में 5-5 दरिंदे उस पति के सामने, उसकी आंखों के सामने उसका बलात्कार करे, उसके साथ में दरिंदगी और हैवानियत करे। उस बेटी पर और उसके पति पर किस तरह की गुजरी हो। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप लोगों को एहसास कराना चाहता हूं भीलवाड़ा की उस बेटी का दर्द, जिस 13 साल की अबोध बालिका को उठा करके ले जाकर के 3 लोगों ने दरिंदगी की। दरिंदगी करने के बाद में उसके सिर पर लाठी का प्रहार करके मारने की कोशिश की। न मरने के बाद में उसका गला दबा करके मारने की कोशिश की। अब महसूस करिए मित्रों, अपने परिवार की बच्ची के साथ में अगर इस तरह का होता, उसको कितना दर्द हुआ, कितनी चीखें और आहें उस लड़की के दिल में से निकली हो। और उसके बाद में भी जब नहीं मरी तो उठा करके अग्नि ज्वाला में फेंकने का काम किया, ईंट के भट्टे में डालने का काम किया। और उसके बाद में भी जब उसका शव पूरा नहीं जला तो बाहर निकाल करके फावड़े से टुकड़े कर करके उसको वापस आग में झोंकने का पाप जिन्होंने किया, उनको हौसला किसने दिया? इस तरह से केवल एक नहीं, मैं सैकड़ों घटनाओं का आपके सामने वर्णन कर सकता हूं। उन सब लोगों के चीख को, उन सब बेटियों को जिनको ये खून के आंसू पे जो है वो पीने पड़े हैं, उन सब बहनों को जिनके साथ में ये दरिंदगी और हैवानियत हुई है, और जीवन पर्यंत उन लोगों को ये पाप जो है जिन लोगों ने किया था उसका दुख और दर्द भोगना पड़ेगा। जीवन पर्यंत लोग उसकी तरफ उंगली उठा करके कहेंगे कि इसके साथ में इस तरह का दुष्कर्म हुआ था। उस हर लड़की की हर एक हर एक चीख, हर एक दर्द की सौगंध उठा करके हमको काम करना चाहिए। क्या हम इतने नामर्द हैं? इस तरह की दरिंदगी करने वाले लोगों को, संरक्षण देने वालों को इस राजस्थान की कुर्सी पर बिठाए रख सकते? मैं आज आपको चुनौती के साथ इस चुनौती को स्वीकार करने का आह्वान करता हूं कि उठ करके खड़े हो जाइए और पूरी ताकत के साथ में जयघोष करिए कि हम अब इस नाकारा, निकम्मी और नाकाबिल सरकार को, जो बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती, जो बहनों की रक्षा नहीं कर सकती, जो माताओं के शील की रक्षा नहीं कर सकती, उस सरकार को राजस्थान में एक दिन भी स्वीकार नहीं कर। किस तरह के हालात राजस्थान में बने। आज कुचामन में 2 दलित युवकों की हत्या हो गई, 8 दिन हो गया, आज 9वां दिन है, शव लेकर के लोग सड़क पर बैठे। उनका क्या अपराध था? न वो किसी अपराध में लिप्त थे, न कोई माइनिंग माफिया से जुड़े थे, न कोई जमीन माफिया से जुड़े थे, कहीं किसी से कोई लेना देना थे। 2 गैंग के बीच में लड़ाई और गलतफहमी में ट्रक से कुचल करके टुकड़े टुकड़े उनके कर दिए। हाथ कहीं गिरा, पांव कहीं गिरा, धड़ कहीं गिरा, शरीर कहीं गिरा। और आज जांच के लिए संघर्ष कर रहे हैं लोग, 9-10 दिन से वहां सड़क पर बैठ करके कि जांच हो जाए, गिरफ्तार हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार जिस तरह से दलितों को राजस्थान में निशाना बना करके सरकार में सताया गया, क्या हमारा खून नहीं खोलता कि हम उनके अधिकारियों के लिए संघर्ष करें? एक तरफ वो दिल्ली की सरकार है जो सामान्य मानवी की चिंता करती है, और दूसरी तरफ ये सरकार है जो माताओं बहनों की रक्षा नहीं कर सकती और दलितों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती। आपको आज तुलना करना पड़ेगा कि आपको किस तरह की पार्टी का शासन। भाई आप जूता खरीदने जावा, एक पहली पैर देगा, પછી दूसरो पैर देगा, પછી एक पग में 2 पैर देगा कि वो क्यों हक रहे, वही पैर नहीं करे। हमारे तो 2 सरकार आप रहे, हम ही है। दिल्ली की सरकार भी है भारतीय जनता पार्टी की, और ये कांग्रेस की सरकार भी है। हमें किन पग में पगड़ की पैरियों व पगड़ की चुपे व अपन तय कर लो या कोई और तय कर। मैं आज आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि केवल इतना ही विषय होता तो शायद हम स्वीकार कर लें, लेकिन अब की बार पहली बार राजस्थान ने
एक नया तांडव देखा और वो था तुष्टीकरण का तांडव। अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए, अपने वोट बैंक को बनाने के लिए, बचाने के लिए और हिंदू मानसिकता को कमजोर करने के लिए इस अशोक गहलोत सरकार ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। और मैं तुलना करना चाहता हूं और जिम्मेदारी के साथ मैं तुलना करता हूं, मीडिया के लोग सुन लें। औरंगजेब ने जिस तरह से हिंदुओं को सताने का और मानसिक रूप से कमजोर करने का काम किया था, उसकी तुलना और बराबरी अगर कोई कर रही है तो ये अशोक गहलोत सरकार कर रही है। हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे शिवालय तोड़े गए, ड्रिल मशीन लगा करके अलवर में तोड़े गए, रामनवमी के जुलूस पर पथराव कराया गया और उसके ऊपर किसी तरह की जांच और कार्रवाई नहीं हुई। भीलवाड़ा में दंगा कराया, जोधपुर में दंगा कराया, कन्हैयालाल टेलर का उदयपुर में सिर धड़ से काट करके अलग कर दिया गया। ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को संरक्षण कौन दे रहा है? कौन उन लोगों का काम के जो है बढ़ावा दे रहा है? यह अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में तुष्टीकरण का तांडव कर रही है। और इनको इसकी प्रेरणा कहां से मिलती है? इनकी सरकार, ये जब सत्ता में थे 4 से 14 तक इनकी सरकार थी, राम मंदिर का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रहा था। इन्होंने एफिडेविट फाइल किया कि भगवान राम तो हुए ही नहीं। ये कहते हैं भगवान राम तो हुए नहीं। राम जी होया क्यों नहीं? अभी आप उठा जना बोला हे राम, शामरा सोहा जना बोला राम राम, मिला जना बोला राम राम, और ये कहते हैं कि राम तो हुआ ही नहीं है। तो कथाकारों ने एक कथानक बना करके एक चरित्र घड़ दिया। राम सेतु हमने बचपन में सुना, हमने तुलसीदास जी की रामायण में पढ़ा कि नाथ नील नल दे कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। और उनको आशीष मिली थी कि वो जिस पत्थर को टच करके, उठा करके, अपने हाथ से छू करके समुद्र में फेंक देंगे, वो पत्थर तैरने लग जाएगा। और उन्होंने भगवान राम का नाम लिख लिख करके वो पत्थर नदी में डाले। हम गिलहरी की कथा भी सुनते हैं। उस गिलहरी ने अपनी सेतु बनाया। ये कहते हैं कि राम सेतु तो कुछ था ही नहीं, ना राम था ना राम सेतु था, इसको तोड़ने का आदेश कर दिया। इनका खड़गे जी इनके अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि ये अगर मोदी जीत गया तो देश में सनातन ताकतवर हो जाएगा, इसको हराने की जरूरत है। और अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया, ये जो नया अलायंस बना है घमंडिया संगठन, उस इंडिया अलायंस जिसमें चारा घोटाले वाला भी है, जिसमें नौकरी घोटाले वाला भी है, जिसमें दारू घोटाले वाला भी है, जिसमें जमीन घोटाले वाला भी है, वो सारे घोटालेबाज जिन्होंने मिलकर के 20 लाख करोड़ का घोटाला किया। मैंने कहा भाई एक बार इनकी फोटो छपी, एक एक के ऊपर लिखना शुरू करो किसने कितना घोटाला किया। इन सब के बीच में आपस में कंपटीशन है। और इन्होंने जो घोटाला करके 20 लाख करोड़ के घोटालेबाज एक साथ इकट्ठे हो गए। और अब उन घोटालेबाजों में से एक सबसे बड़े घोटालेबाजों की सूची में आने वाले डीएमके पार्टी के चीफ मिनिस्टर साहब का बेटा ये कहता है, जो मंत्री है, कि ये जो सनातन संस्कृति है, जिस संस्कृति के हम सब वाहक हैं, जिस संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने शीश दान किया, बलिदान किया, हमारी माताओं बहनों ने अग्नि स्नान किया, कि सनातन की संस्कृति को कोरोना के साथ में तुलना करते हुए कहा कि सनातन को समाप्त होना चाहिए देश से, इसको जितनी जल्दी हटाया जाए उतना अच्छा है। मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं, जिस सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए आपके और मेरे पूर्वजों ने पीढ़ियों तक कुर्बानी दी, इस देश में कितने आक्रांत आए भारत के वैभव को लूटने के लिए, भारत की संपदा को लूटने के लिए, भारत की संस्कृति को कमजोर करने के लिए, भारत की सभ्यता को और सनातन धर्म को पत्तलित करने के लिए कितने आक्रांता देश में आए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, बाद में उनके बाद में जो है यवन आए, पठान आए, गौरी आए, गजनी आए, मुगल आए, और उसके बाद में गुलाम आए और कासिम आए, और उन सब के बाद में डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, और उसके बाद में अंग्रेज आए। 2000 साल तक हम पर आक्रमण हुआ। इस सनातन को मिटाने के लिए औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आपके और मेरे पूर्वज सक्षम थे। उन्होंने अपनी पुरुषार्थ पर, अपनी भुजाओं की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखा। आज ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने की बात करते हैं। सौगंध है हमें उन सब हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे या महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उनको उखाड़ करके फेंक दें, और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली, शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आंख को बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में बना करके नहीं रख पाएगा। मित्रों, इस तरह से हमारी सभ्यता और संस्कृति पर हमला करने का काम कर,
हमारे इतिहास पर हमला करने का काम कर रहे हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ने का काम इन्होंने निरंतर किया। मैं आज आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि आज तुलना करने की आवश्यकता है कि आपको मोदी जी की वो सरकार जो वादा पर खरी उतरती है, बिना वादा किए भी आपके सारे काम करती है। कभी वादा नहीं किया था कि हम शौचालय बनाएंगे, कभी वादा नहीं किया था कि हम पीने का पानी देंगे, कभी वादा नहीं किया था कि हमारे गरीब का घर बनाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से गरीबों के जीवन में कल्याण लाभ करने के लिए काम करती है और दूसरी तरफ ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार। और अब पिछली बार वादा खिलाफी की और वो है कि यहाँ पर मारवाड़ी के हिली मिन्नी जो है वो घर में आ जाए पाछे। एक बार जो है बिल्ली दूध पी जाए रात को, प्रियंका जी, बिल्ली एक बार रात को घर में घुस जाए, दूध पी जाए, पहली बार पी जाए और अगर दूसरी बार गलती से रसोई की तरफ वापस आए तो घर में माताएं बहनें क्या करती है? चीपियो राके एक नहीं राके, डंडो राके एक नहीं राके और क्या पकड़ के राके जो एक पट्टी दे। अब ये पिछली बार हमारे साथ में धोखा कर गए, अब की बार हम धोखा खाएंगे क्या? मैं इन युवाओं से पूछना चाहता हूं, अब की बार आप धोखा खाओगे क्या? और पकड़ की है कि नहीं है भाई? पकड़ की है कि नहीं है थाने? पकड़ की राखी कि नहीं राखी? डंडो है कि नहीं है घर में? तो अब की बार तैयार कर रहा जो भैया देखो फिर आवे। आप लोगों को कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, जिस दिन से फ्री बिजली की बात करी उस दिन से बिजली गायब हो गई। जिस दिन से किसान को फ्री बिजली देने की बात की, मैं अभी शिव में आया, शिव में किसान सड़क पर बैठे और बिजली मांगने वाले किसानों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही है, बंदूक की गोली, पिस्तौल में गोली दिखा करके उनको परेशान किया जा रहा है। और ये केवल शिव में नहीं है, पूरे राजस्थान में इसी तरह के हालात है। राजस्थान के किसान को 8-8 आंसू रोने के लिए इस सरकार ने मजबूर किया। न बिजली है, न पानी है। आज जब पानी की बात करता हूं, मोदी जी ने पूरे देश के हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए काम किया और हर घर तक हम पानी पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि जो 3 करोड़ से हमने काम प्रारंभ किया था कि 3 करोड़ घरों तक पानी पहुंचता था 2019 में, आज सुबह 9:30 बजे जो है हम 13 करोड़ के आंकड़े को छू गए। 10 करोड़ माताओं बहनों के सिर पर से मटके का बोझ उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। राजस्थान को मैंने 30,000 करोड़ रुपया दिया, लेकिन 30,000 करोड़ रुपया देने के बाद में भी जो देश में सबसे ज्यादा संसाधन मैंने राजस्थान को दिए, लेकिन उसके बाद में भी आज जिस तरह के हालात है कि राजस्थान देश में नीचे से तीसरे चौथे नंबर पर संघर्ष कर रहा है। बाड़मेर में 4,67,000 घर हैं। उन 4,67,000 घरों में से अब तक केवल 1,27,000 घरों तक पीने का पानी पहुंचा, मात्र 1,27,000 घरों में 25% भी नहीं पहुंचा पाए। देश 67% तक पहुंच गया, राजस्थान 25% तक भी अभी नहीं पहुंचा। ये बाड़मेर 25% तक नहीं पहुंच पाया, राजस्थान भी कोई 40% से नीचे संघर्ष कर रहा। आज के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हरियाणा 100% हो गया, गुजरात 100% हो गया, हिमाचल 100% हो गया, पंजाब 100% हो गया, तेलंगाना 100% हो गया, पुडुचेरी 100% हो गया, दादरा नगर हवेली 100% हो गया, दमन दीव 100% हो गया। जब सब 100% हो सकते थे, सबसे ज्यादा पैसा दिया इनको, ये क्यों नहीं हो सके? ये इसलिए नहीं हो सके कि इनको उसमें मलाई काटनी थी, चांदी कूटनी थी। ये उसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे थे। ईडी आई है, 3-4 तो चले गए, मंत्री जी के खास आदमी 3-4 अंदर है और अभी मुझे लगता है कि ये तो अभी तो शुरुआत हुई है, कई सारे लोग पीछे जाने वाले। जिसने राजस्थान की माताओं बहनों के सिर पे से मटका उतारने का जो पुण्य का पैसा मोदी जी ने दिया था, उसमें भ्रष्टाचार किया, उसके हलक में हाथ डाल करके उसका पैसा निकाल करके माताओं बहनों को पानी पहुंचाने का वादा हम आपके सामने करने के लिए। मित्रों, मैं आज आप सबका आह्वान करते हुए एक बात करना चाहता। मैं अभी जब यहाँ आ रहा था, उस रथ पर खड़े थे, आप लोग स्वागत कर रहे थे। मैंने कैलाश जी को पूछा, मैं कहा यार कैलाश जी, इस बाड़मेर में नगर पालिका मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की है। तो उन्होंने कहा भाई साहब आपको कैसा लगा? मैंने कहा कि जितनी इस कांग्रेस पार्टी की नीयत गंदी और जितने इनके कांग्रेस पार्टी के दिल में, कांग्रेस पार्टी के लोगों की नीयत में गंदगी है, उतनी की उतनी गंदगी मुझे बाड़मेर की सड़कों पे दिख रही है कि नहीं दिख रही? और मेरे को एक पत्रकार ने पूछा कि आपको राजस्थान की सरकार कैसी चल रही है, इसके बारे में कोई टिप्पणी करनी है क्या? जब मैं आ रहा था यहाँ पे, तो मैंने कहा कि उस विवेकानंद चौराहे पे सड़क की हालत देख लो, वैसी चल रही है। 1-1 फुट के खड्डे पड़े, शहरों के बीच में इस तरह के हालात हैं। और आज आपके जो माननीय विधायक जी हैं, उनके चर्चे तो मुझे कई जगह सुनते हैं सोशल मीडिया, पता नहीं कैसे कैसे वीडियो की बात लोग करते हैं। भाई मुझे तो पता नहीं है, मैंने देखा तो नहीं है, पर लोग कहते हैं कि बड़े बड़े वीडियो उनके आने वाले। और चुनाव में कोई मुझे कह रहा था
कि उनकी एक ईडी आने वाली है। कभी तो कहते ईडी आएगी, कभी कहते सीडी आएगी। ईडी तो इसलिए आएगी कि अपने भतीजों को किस तरह से जमीन की बंदरबांट की आप लोगों को ध्यान है कि नहीं है? किस तरह की बंदरबांट की है? रिको की जमीन पे फर्जी कागज किसने बनाए? महावीर नगर के प्लॉट नंबर J1 J3 को अपने रिश्तेदारों को बांटने का काम किसने किया? उसमें ईडी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? और बाकी जो इन्होंने काम किया उसकी सीडी भी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? इनका चाल चरित्र और चेहरा उजागर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर आप करना चाहते हो तो अपने दोनों हाथ उठाइए और भुजाओं के मिट्टियां तानिए और तिरंगे की सौगंध खा करके आज एक बात यहां से मेरे सामने संकल्प करिए कि अब हम न झुकेंगे। केवल और केवल एक लक्ष्य कि अब की बार बाड़मेर से इस कांग्रेस का